गुड आफ्टरनून सर। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 5। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर, एक्सेप्टेंस, व्हाट आर द वेरियस एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, साथ में आपने प्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये सारा चीज़ आप कवर करके आ गए। अब हम लोग एक मेजर पार्ट में जा रहे हैं जो एक्चुअली जिससे बहुत सारे केस लॉज बनते हैं और जिनसे सर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। यूनिट 5, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमिडीज। ये क्या बोलता है ये समझो ढंग से, इसको समझना होगा। सबसे पहले ब्रीच का मतलब क्या होता है। ब्रीच का मतलब होता है व्हेन अ पार्टी इज नॉट एबल टू परफॉर्म हिज पार्ट और डिस्चार्ज हिज ऑब्लिगेशन, तो वी से द कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रीच्ड। मतलब जब कोई एक पार्टी कौन होता है सर? एक प्रॉमिसर, एक प्रॉमिसी। जब उन दोनों में से कोई भी एक आदमी अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर पाता है, व्हेन दे आर नॉट एबल टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज और दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म देयर प्रॉमिस, वी से द कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रीच्ड। तो आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, बेसिकली उसको आपने गलत किया। तो उस सिचुएशन में ब्रीच के टाइम पे जो एग्रीव्ड पार्टी है, मतलब जिस आदमी के साथ गलत हुआ, जिसने गलत किया उसका बात नहीं हो रहा, वो तो डिफॉल्टिंग पार्टीज है। जिस बंदे ने गलत किया उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, उन पूरे चीजों के ऊपर ये चैप्टर डील करेगा। मतलब सर अब वापस से बात कर लो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब व्हेन अ पार्टी इज नॉट एबल टू परफॉर्म हिज पार्ट और not able to discharge his obligation, we say the contract is breached. Now in this case the aggrieved party can resort to various actions, damages, suit, बहुत सारा तरीका है जिससे कि वो अपने आप को सेटल करेगा। नाउ ब्रीच दो टाइप का होता है बेसिकली। एक होता है सर आपका एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द अदर इज नोन एज द एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रीच्ड ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस। जिस दिन आपको परफॉर्म करना था उस दिन अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सर आपको 15 तारीख को मेरे को 1 लाख रुपया देना था इस घर के लिए और आपने 15 तारीख को मुझे 1 लाख रुपया नहीं दिया, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। दैट इज व्हाट एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस इटसेल्फ अ कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन, वी से एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज टेकन प्लेस। उस सिचुएशन में द एग्रीव्ड पार्टी कैन डायरेक्टली sue द डिफॉल्टर और द अदर पार्टी फॉर डैमेजेस एंड ऑल द लॉसेस व्हिच ही हैज सफर्ड ड्यू टू द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द अदर पार्टी। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? द सेकंड इज एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एज द नेम सजेस्ट, एंटिसिपेटरी मतलब सर हम लोग एंटिसिपेट कर लिए, पहले से हम लोग को लगने लगा कि ऐसा होगा। एक मैच चल रहा है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ने 350 का टारगेट दिया, हमारी टीम का, इंडिया का सर 20 ओवर में ही 6 विकेट गिर गया। तो हम लोग एंटिसिपेट कर लेते हैं उनके कंडक्ट से कि अब ये मैच तो हम लोग हार ही जाएंगे, यस और नो। तो उस सिचुएशन में वो एंटिसिपेशन हो गया, पहले से पता चल जाना। तो दिस इज व्हाट एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल अबाउट। यहाँ पे सर आपको पहले से पता चल जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगा सामने वाला। दैट इज व्हाट। कैसे पता चलता है? या तो वो एक्सप्रेसली बोल ही दिया कि हम परफॉर्म नहीं करेंगे, हमरे भरोसे मत रहना। तो जब वो पहले ही बोल दिया कि हमरे भरोसे मत रहना, तो सर जी कॉन्ट्रैक्ट टूट सकता है, यस और नो? आने वाले समय में बंदा तो तोड़ देगा। तो आप उस हिसाब से फिर अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए कि भाई मेरे को अब इसके अगेंस्ट में क्या एक्शन लेना है। या फिर बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टी, बोला नहीं, काम ही ऐसा कर रहा है जिससे पता चल रहा है कि ये बंदा गलत करेगा। तो जब ये चीज पता चल रहा है काम से ही, अब हम बैटिंग कर रहे हैं, एक के बाद एक आउट होते जा रहा है, तो बोल थोड़ी रहा है कि हम हारेंगे, लेकिन जिस तरीके से जा रहे हैं उससे ये जरूर पता चल रहा है कि अब हारने वाले हैं। तो दैट इज व्हाट एंटिसिपेशन इज ऑल अबाउट। एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस के पहले का बात हो रहा है,
एक्चुअल ब्रीच, जिस दिन परफॉर्म करना है उस दिन आपने कचरा किया, गलत किया है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटिसिपेटरी ब्रीच, बिफोर द डेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर बंदे को लगता है सामने वाले के बोलने से या ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्ट्स और कंडक्ट वी basically get a notion that he will not perform the contract in future, we say we can take that action or expression as anticipatory breach of contract. Got it? Clear है? पक्का सर? Sure? इसको हम लोग बोलते हैं सर anticipatory breach of contract. Anticipatory breach of contract में एग्रीव पार्टी के पास दो चीज रहता है, दो एक्शन है उसके पास, कोर्स ऑफ एक्शन। पहला, वो उसके एक्सप्रेशन, उसके बोलने को जो वो एक्सप्रेसली बोल दिया या उसके कंडक्ट को ले सकता है कि भाई ये ब्रीच करेगा, और उसके बेसिस पे स्यू कर सकता है कि भाई अब हम भी अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करेंगे, तुम मेरे साथ गलत करोगे, मेरे को पता चल गया है, हम उसके चलते तुमको स्यू करेंगे, दैट इज व्हाट। तो वो उसके बेसिस पे स्यू कर देगा, बट उसके पास प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए, उसके पास ग्राउंड्स होना चाहिए कि यस वो बंदा तोड़ेगा, तब जाके तुम ये चीज कर सकते हो। या फिर दूसरा चीज, ही विल वेट, वो सोचेगा ठीक है बोलता है लेकिन बाद में सुधर जाएगा, बाद में गलत नहीं करेगा, तो ही विल वेट। कब तक? जब तक परफॉर्म करने का टाइम नहीं है। अब अगर वो वेट करता परफॉर्म करने के टाइम तक, सोच के देखो, अगर वो वेट कर रहा है, बोला नहीं अभी हम एंटिसिपेटरी, भरोसा नहीं है बंदा कर सकता, मेरे को डाउट है, ये बंदे पे भरोसा है, ये करेगा जरूर मेरे लिए, तो अब तुम वेट कर रहे हो तो क्या होगा एंड में? आइदर ही विल परफॉर्म और ही विल नॉट परफॉर्म, यस और नो। तो जिस दिन डेट ऑफ परफॉर्मेंस आएगा उस दिन भी वो बदमाशी किया, बोला हम नहीं करें, हम तो तुमको पहले ही बोला था, अब वो बंदा नहीं किया, तो उस सिचुएशन में उसको क्या बोलेंगे? एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जिस दिन परफॉर्म करना था उस दिन उसने तोड़ा। तो इफ यू वेट टिल द डेट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इन दैट केस सर जी इट विल बी ट्रीटेड एज एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इफ ऑन दैट पर्टिकुलर डेट द अदर पार्टी डज नॉट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। समझ गए चीज को? दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है? अदर पार्टी परफॉर्म्स द कॉन्ट्रैक्ट, वो बंदा कर ही दिया, जब कर दिया तो क्या ब्रीच हुआ? नहीं हुआ, तो फिर इस चैप्टर से मतलब ही नहीं है, परफॉर्मेंस हो गया, तुम अपना पार्ट कर दो, उसने अपना कर दिया, काम खत्म हो गया, गेम ओवर। लेकिन अगर नहीं करता है तो फिर आप अपना कोर्स ऑफ एक्शन ले लेंगे कि जो रेमेडीज दिया हुआ है इसके अंदर में, स्यू फॉर डैमेजेस एंड एवरीथिंग, आप वो चीज कर सकते हैं, वो अपने धीरे धीरे बाद में आएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। नाउ क्या इसके अंदर में किसी भी तरीके से जो बंदा गलत करा, द डिफॉल्टर, डिफॉल्टिंग पार्टी, कैन ही बी सेव्ड? वो बच सकता है क्या? वो दो सिचुएशन में बच सकता है। सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी, पहला तो सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी, तुम वेट किए, अब उस वेट में क्या हुआ सर जी? लॉ ही चेंज हो गया। सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या था? इफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म ड्यू टू circumstances which are beyond the control of the parties, yes or no, तो उस सिचुएशन में वो क्या हो जाएगा सर जी? सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी, तो वहां पे तो कोई भी बंदा लायबल नहीं होता है, बोथ द पार्टीज दे आर नॉट एट ऑल लायबल फॉर एनीथिंग, तो उस सिचुएशन में वो लोग क्या हो जाते हैं सर जी? बच जाते हैं। समझ गए चीज को? क्लियर है? तो अगर कुछ ऐसा हुआ कि वो परफॉर्म ही नहीं हो सकता है, तब तो आप उसको स्यू भी नहीं कर पाओगे। सेकंड, आप ही तोड़ दिए या आपके ही कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि आप अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो भी वो बच जाएगा, यस और नो। तो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ। ये होता है एंटिसिपेटरी ब्रीच। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल है, ज्यूम करो मेरा बर्थडे 6 जैन को आता है और हम अपना बर्थडे क्या है कपिल देव साहब के साथ भी सेलिब्रेट करते हैं। मेरे बर्थडे के दिन कपिल देव साहब का बर्थडे आता है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का आता है, रोवन एटकिंसन का आता है, तो इन सब का बर्थडे आता है। बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, तो अब अपने भी एक हैं, तुम समझ सकते हो। तो क्या है कि अपने बर्थडे के दिन सोनू निगम साहब के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई आप मेरे बर्थडे के दिन क्या ना हम एक पार्टी रखें, आप शाम को 8 बजे से लेके 11 बजे तक वहाँ पे आके थोड़ा सा सर गाना गाएंगे और उसके लिए हम उनको 3 करोड़ रुपया दे रहे हैं। एज्यूम कर लो, एक एग्जाम्पल है। तो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ 15 अक्टूबर को हो गया। 15 अक्टूबर को हुआ कि भाई 6 जनवरी जो आने वाला है उस दिन आपको आके रात को 8 बजे से लेके 11 बजे तक मेरे यहाँ पे पार्टी में गाना गाना है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, करेक्ट है। अब सर 1 दिसंबर आया, 1 दिसंबर, उस दिन सोनू निगम ने कपिल देव साहब के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई वो भी एक पार्टी थ्रो कर रहे हैं
और वो उनको 5 करोड़ का ऑफर दिए हैं और बोले हैं कि भाई आपको मेरे यहाँ आके गाना गाना है और 9 बजे से रात को 2 बजे तक। अब तुम सोच के देखो, जब सोनू निगम 1 दिसंबर को उस कॉन्ट्रैक्ट में गया तो उसके इस एक्ट से क्या पता चलता है कि वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा, यस और नो? एंटिसिपेटरी ब्रीच, सोच के देखो। ऑन द बेसिस ऑफ द कंडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट व्हिच ही हैज एंटर्ड विद कपिल देव, we can say that he is going to breach the contract which he has made with me, yes or no? In that case, who is the aggrieved party? I am the aggrieved party, मेरे साथ गलत हुआ, yes or no? तो मेरे पास 2 सिचुएशन है। हम उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, अब तो मेरे को पता चल गया, हम उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे स्यू करेंगे किसको? सोनू निगम को, कि भाई तुमने ये काम क्यों किया, और उसके बेसिस पे वो क्या माना जाएगा? एंटिसिपेटरी ब्रीच, और आई विल क्लेम डैमेजेस। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? बट अब मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है सोनू निगम के साथ। हम बोले नहीं, हम फोन किया, हम बोले क्या कर दिया यार, सोचो तुम भी। तो आई वेटेड कि देखते हैं भाई मान जाएगा, दोस्त है अपना, रोज का काम है, उठना बैठना है, वो गलत नहीं करेगा। तो आई एम वेटिंग टिल 6 Jan, यस और नो। अब उस दिन क्या होगा? 2 चीज हो सकता है, या तो वो मेरे आके गाएगा, और नहीं गाएगा तो कपिल देव के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा। तो मेरे को उससे मतलब नहीं, अभी मेरे को अपने से मतलब है। अब अगर वो आके मेरे यहाँ पे गाना गा दिया तो क्या कॉन्ट्रैक्ट टूटा? नहीं, उसका टूटा वो बात का बात है, मेरे बारे में सोचो। अभी मेरे साथ एंटिसिपेटरी हुआ था तो मैं अपने बारे में तुमको बता सकता हूं, तो मेरे साथ तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं टूटा, यस और नो? करेक्ट है ना सर? तो उस सिचुएशन में सर, वो सर जी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया। नंबर 2, सेकंड, दूसरा ऑप्शन नहीं आया, वो वहां जाके तेरे बिन गा रहे हैं। तो अब आप सोचिए, उस दिन जब वो नहीं आया तो ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस उसने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया, तो इट विल बी ट्रीटेड एज एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझ गए चीज को? अब क्या किसी भी सिचुएशन में सोनू निगम बच सकता था? हाँ बच सकता था। कोरोना आ गया, अब ना तो मेरे यहाँ गा सकता है, ना उसके यहाँ गा सकता है, ना हम बुला सकते हैं, ना वो गा सकता है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, कैंसिल्ड। दूसरा, सर मेरे यहाँ पे कुछ ऐसे सिचुएशन हो गए कि अब हमको पार्टी कैंसिल करनी पड़ी, तो जब हम कैंसिल कर दिए तो क्या अब हम उसको बोल सकते हैं कि तुम परफॉर्म करो? नो। तो वहां पे भी वो बच जाएगा। करेक्ट है? तो दीज आर द थिंग्स। अब एक एग्जाम्पल से क्या होता है, चीजें ज्यादा समझ में आने लगती है। तो आपको समझ में आना चाहिए एक्चुअल ब्रीच क्या होता है, एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या होता है। देखिए इंस्टीट्यूट ने क्या बोला है। पहला, ब्रीच मीन्स फेलियर ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म हिज और हर ऑब्लिगेशन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। जब आप अपना पार्ट नहीं परफॉर्म करते हैं तो उसको अपने क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रीच्ड। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अराइज इन 2 ways, एक्चुअल ब्रीच एंड एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, पहले आया एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान दीजिएगा चीज को। An anticipatory breach of contract is a breach of contract occurring before the time fixed for performance has arrived. जिस समय परफॉर्म करना था उसके पहले ही सर जी ऐसा सिचुएशन हुआ जिसके चलते वो लगता है कि ब्रीच हो जाएगा। When the promiser refuses altogether to perform his promise, वो बोल ही दिया हम नहीं करेगा, and signifies his unwillingness even before the time for performance has arrived, 6 जनवरी के पहले ही, it is called anticipatory breach. Anticipatory breach of contract may take either of the following 2 ways. Number 1, expressly by words spoken or written, बोल ही दिया, and implied by the conduct of one of the parties. Conduct of one of the parties. तो जब इस तरीके से कंडक्ट मतलब बोल ऐसा कुछ किया, अब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया तो समझ में ही आ गया। दैट इज व्हाट, वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी ऑन 15 जुलाई 2020, चीज को ढंग से समझ रहा हूं, टू सप्लाई 10 bales of cotton, 10 bales of cotton for a specified sum on 14th August 2020 and on 30th July informs B. अच्छा, कब कॉन्ट्रैक्ट में गया? 15 जुलाई। पहला चीज बोला कि हम तुमको 10 bales of कॉटन सप्लाई करेगा, ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी, ठीक है, ऑन 14th अगस्त, किस दिन भेजना है? 14th अगस्त को, एंड ऑन 30th जुलाई इन्फॉर्म्स बी, ए बोल दिया बी को, दैट ही विल नॉट बी एबल टू सप्लाई द सेड कॉटन ऑन 14th अगस्त।
देयर इज एन एक्सप्रेस रिजेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यस और नो। बंदा बोल दे हम नहीं सप्लाई करेगा, क्या जिस दिन परफॉर्म करना था उस दिन बोला कि उसके पहले बोला? उसके पहले बोला, तो उसको अपने क्या बोलेंगे? एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इस सिचुएशन में आपको ऐसे ही लिखना होगा, जब इस तरीके का केस लॉ आएगा तो आप पहले ये बोलेंगे, इन द गिवन केस सिंस द रिजेक्शन वाज रिसीव्ड फ्रॉम बी before the date of performance of the contract, it will be treated as anticipatory breach of contract. In that case, A has the authority to treat this as anticipatory breach of contract and sue B on that particular, on sue A on the basis of the express unwillingness to supply the bales. आगे example 2, where A agrees to sell his white horse, सफेद घोड़ा A to B, B को बेचेगा फॉर ₹50,000 ऑन 10th of August 2020। बोला 10th अगस्त को बेच देंगे, सफेद घोड़ा बेचेंगे तुमको, ठीक है। बट ही सेल्स दिस हॉर्स टू सी कंडक्ट ऑन 1st August 2020। जब उस घोड़े को उसने पहले ही किसी को बेच दिया, तो क्या अब उस घोड़े को वो उसको वापस बेच पाए ना? तो उसका ये एक्ट हमको क्या सिग्निफाई करता है? दैट ही विल नॉट परफॉर्म माई पार्ट, यस और नो। The anticipatory breach has occurred by the conduct of the promisor, yes or no? क्या आप चीज समझ में आया? क्लियर ये चीज? आगे पढ़ते हैं। Section 39 of the Indian Contract Act deals with anticipatory breach of contract and provides as follows: when a party to a contract has refused to perform or disable himself from performing, when a party to a contract has refused to perform, ना मना ही कर दिया, और disable himself from performing, अपने आप को ऐसा पोजीशन में लिया है कि अब हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, घोड़ा बेच दिया तो अब हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। His promise in its entirety, the promisee may put an end to the contract। अब उस सिचुएशन में आपको क्या करना है? आप उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं आप पूरी तरीके से। अब सामने वाला आपको घोड़ा नहीं बेचेगा, कितने में बेच रहा था? 50,000। अब तुम बोलते हो नहीं तुम 50,000 तो ले ले यार, तुम घोड़ा तो नहीं देगा, हम अपने तरफ से तो कर दे। क्या ये सही है कि गलत? फिर तुमको क्या बोलेंगे? सोच तुम खुद ही। डोंट बिहेव लाइक अ फूल। सामने वाला जब कर ही नहीं रहा तो तुम उसको कैसे दे देगा पैसा? तो इसीलिए बोला द प्रोमिसी में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? आगे, अनलेस ही हैज सिग्निफाइड बट वर्ड्स और कंडक्ट हिज एक्विजिशंस इन इट्स कंटिन्यूएंस, मतलब सामने वाला अनटिल वो बोल ही दिया कि नहीं हम तो भाई अपना काम करते रहेंगे, तुम देख लेना, तो फिर तो उसके अंदर में अपने पढ़े थे रेमिशन, वेव ऑफ। अब तुम वेव कर दो सामने वाले का परफॉर्मेंस, तो फिर वो क्या है? फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? ये ध्यान रखना। इफेक्ट्स ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच, इफेक्ट क्या होगा एंटिसिपेटरी ब्रीच के चलते? क्या इम्पैक्ट आएगा? द प्रोमिसी इज एक्सक्यूज फ्रॉम द परफॉर्मेंस और फर्दर परफॉर्मेंस, तुम अभी तक जो दियो पैसा वो ठीक है, आगे तुमको पैसा देने का दरकार नहीं है। आगे, फर्दर ही गेट्स एन ऑप्शन, उसके पास एक ऑप्शन आता है। पहला, टू ईदर ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेसिडेंड, के सामने वाले ने तोड़ दिया, जैसे ही सामने वाला ब्रीच किया तुम उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या मान लोगे? रेसिडेंड, एंड sue the other party for damages from the breach of contract immediately without waiting until the due date of performance arrives। मतलब तुम उसके इस एक्शन के चलते, उसके इस रिफ्यूजल के चलते, या उसने कुछ ऐसा काम किया है, तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दो और तुम उसको स्यू कर सकते हो फॉर एनी काइंड ऑफ डैमेजेस विच यू हैव सफर्ड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रिफ्यूजल और ब्रीच। गॉट इट? और दूसरा काम, तुम दोनों चीज नहीं, एक कर सकते हो दोनों में से। ही मे इलेक्ट नॉट टू रेसिड, तुम बोलोगे नहीं नहीं तोड़ना नहीं है, देखते हैं, वेट करते हैं, मेरे को लगता है बंदा सुधरेगा, घोड़ा वापस ले आएगा, ऐसा सोचो। बट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज स्टिल ऑपरेटिव, तुम अपने तरफ से मानो नहीं नहीं अभी भी सही है यार। ये तुम लोग रिलेशनशिप में सोचता है, सामने वाला मना भी कर देता है ना, तो तुम लोग मैं वापस आऊंगा, वो तुम लोग के दिमाग में वैसे चलता है, वो नहीं होता। फिर वो तुम्हारे ऊपर, वो सामने वाला वापस अगर आ गया तो ठीक है, और नहीं आया तो ब्रीच हो गया, एक्चुअल खत्म, वही वाला चीज है। बट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज स्टिल ऑपरेटिव एंड वेट फॉर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, वेट करो जब तक उसका शादी नहीं हो जाए, तुम्हारा शादी नहीं हो जाए तब तक, एंड देन होल्ड द अदर पार्टी रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंसिक्वेंसेस, फिर कोसते रहना सामने वाले को, अगर आ गया तब तो
तेरा प्यार साथ है। चलो आगे पढ़ते हैं। देन होल्ड द अदर पार्टी रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस। नहीं किया, आत्मा से हाय देना, ये सब देना जो करना है। बट इन दिस केस he will keep the contract alive for the benefit of the other party as well as his own। सामने वाले का तो इसमें कुछ नहीं, रिलेशनशिप में तुम्हारा बेनिफिट तुम देख लेते हो। एंड द गिल्टी पार्टी इफ ही सो डिसाइड्स ऑन रिकंसिडरेशन, अब वो वापस सोच के कि नहीं नहीं ये मेरे को ज्यादा प्यार करता है, may still perform his part of the contract and can also take the advantage of any supervening impossibility। अब तुम ही किसी चीज में लग गया, सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी, तुमको ही किसी और से हो गया तो वो तो ब्रीच किया ही नहीं ना, तुम भी तो मेरे साथ धोखा किया, तो हम क्या गलत किए? तुम किसी और से पहले कर लिया, हम तो किए ही नहीं, हम तो कर सकते थे तुमसे। दैट इज व्हाट विच मे हैव द इफेक्ट ऑफ डिस्चार्जिंग द कॉन्ट्रैक्ट। अब समझ में आ गया, चीज क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? श्योर। थोड़ा सा क्या ट्विस्ट कर दिए चीजों को, घुमा दिए, क्योंकि अभी जो जनरेशन है वो ये सब चीज में ज्यादा है, इसलिए अपने क्या है ना थोड़ा सा उस हिसाब से ही बोले तुमको, और कुछ नहीं है। क्या चीज क्लियर है पक्का सर? ये आपका सर एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मेरे हिसाब से तुमको ये चीज समझ में आया होगा कि आइदर ही कैन ट्रीट दिस एज ब्रीच एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एज एंटिसिपेटरी ब्रीच एंड sue the other party, खत्म कहानी, और he may wait till the actual date of performance। In that case, if it does not happen, he may hold the other party responsible and treat this as actual breach of contract, or the other party may reconsider and perform the part। In that case, there will not be any kind of breach, or there can be a supervening impossibility which will lead to no consequences, nothing, no damages, nothing can be claimed because the contract will be null and void because of that। any problem with this thing? तो हमारे हिसाब से एंटिसिपेटरी ब्रीच आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो हम चाहते हैं पहले तुम इसको ढंग से देखो, फिर हम लोग सर क्या है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आगे बढ़ेंगे। नाउ सर कमिंग टू एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आइए इसके ऊपर भी बात करें, अपने कर भी चुके हैं। ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जाता है, सामने वाला अगर मना कर दे कि हम नहीं करेंगे, तो उस सिचुएशन में सर वो एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब काम करते करते भी बोल सकता है हाँ हम नहीं करेगा, तो तुमको तो करना था, अभी तुम बोल दिया हम नहीं करेगा, तो इट विल बी ट्रीटेड एज एक्चुअल ब्रीच। आइए पढ़ते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू एंटिसिपेटरी ब्रीच, इट इज अ केस ऑफ रिफ्यूजल टू परफॉर्म द प्रॉमिस ऑन द शेड्यूल्ड डेट। शादी के दिन ही भाग गई। The parties to a lawful contract are bound to perform their respective promises, but when one of the parties breaks the contract by refusing to perform his promise, he is said to have committed a breach। जब कोई एक बंदा बोल दे कि हम तो नहीं करेंगे काम, तो उसको क्या बोलेंगे? ब्रीच हो गया। In that case, the other party to the contract obtains a right of action against the one who has refused to perform his part or promise, whatever। Actual breach of contract may be committed, number 1, at the time when the performance of the contract is due। जिस समय कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस ड्यू था वो उसी समय उसको तोड़ दिया, तब जब वो उसी समय तोड़ दिया तो एक्चुअल ब्रीच हो गया। ए एग्रीज टू डिलीवर 100 बैग्स ऑफ शुगर टू बी ऑन 1 Feb 2020। 1 फरवरी 2020 को बोला कि हम तुमको 100 बैग्स देगा, ए बोला बी को। ऑन द सेट डे ही फेल्ड टू सप्लाई 100 बैग्स ऑफ शुगर टू बी, नहीं किया सप्लाई, तो जिस दिन करना था उस दिन नहीं किया ना, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द ब्रीच हैज बीन कमिटेड बाय ए एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस बिकम्स ड्यू। जिस समय करना था उस समय वो चीज ब्रीच हुआ। ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या है? एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो ऑकर्स व्हेन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वन पार्टी फेल्स refuses to perform his obligation under it by express or implied act। काम करते करते ही बोल दिया भाई हम तो नहीं करेगा, तो उस सिचुएशन में इट इज ट्रीटेड एज एक्चुअल ब्रीच। मेन चीज क्या है? ये है एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस इज ड्यू। ये जो चीज है ना, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि वो हमको परफॉर्मेंस करते वक्त बोला, तब तो वो एंटीसिपेटरी हो जाना चाहिए। परफॉर्मेंस करते वक्त देने बोलने का मतलब क्या है? उसी दिन करते वक्त वो बोल दिया। अब तुम बोला कि 100 बैग सप्लाई करना है, वो तुमको 70 दिया और बोला आप 30 नहीं दे सकते, हम नहीं है मेरे पास, तो काम करते करते बोला ना नहीं। या वो तुम्हारे पास 100 लेके आ और तुम बोल दिया
अभी वही देखो 100 का होता है 1 लाख रुपया, हम तुमको 20,000 ही दे सकते हैं। इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज का कॉन्सेप्ट हो गया एक तरीके से, तो वहां पे वो क्या हो जाएगा सर जी, एक्चुअल ब्रीच हो जाएगा। अब समझ गए चीज को, काम करते करते भी बोल देना, दैट इज व्हाट रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेमेडी क्या है? अब तुमने सपोज करो ना, एक एग्जांपल है, तुमने एक लेबर को बुलाया, उसको बोला कि तुम हमारे घर का पंखा और लाइट का फिटिंग कर दो। उसने बोला भाई हम तुमसे 1,000 रुपया लेंगे पूरे दिन का। तुमने बोला ठीक है, 3 ट्यूबलाइट और एक पंखा फिट करना है, ठीक है, हो गया बात। अब बंदा 2 ट्यूबलाइट लगाया, तब तक में वो परेशान हो गया एकदम, बोला हमसे नहीं होगा। अब वो काम करते करते तुमको बोल दिया, काम तो कर ही रहा था ना, अब आधा काम करते वक्त तुमको बोल दिया, तब उस सिचुएशन में भी तो गलत हो गया ना चीज तुम्हारे साथ। तो उस सिचुएशन में वो क्या हो जाता है सर, एक्चुअल ब्रीच हो जाता है। समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर? आगे बात करते हैं रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब हमारे पास रेमेडी क्या है? रेमेडी किसके पास? एग्रीव पार्टी, जिसके साथ गलत हुआ है। जो परफॉर्म नहीं किया वो तो बदमाश आदमी है। तो अपने एग्रीव पार्टी के बारे में बात कर। रेमेडीज अवेलेबल, पहला सूट फॉर डैमेजेस, आप डैमेज के लिए सूट कर सकते हो, स्यू कर सकते हो। नंबर 2 रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 3 सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर इंजंक्शन एंड सूट फॉर क्वांटम मेरिट। ये 5 है। तुमसे पूछता क्या है? पहला तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और टाइप्स ऑफ ब्रीच, ये पूछ सकता है, या फिर तुमको एक केस लॉ दे देगा और बोलेगा बताओ ये क्या है, तो तुमको जज करना होगा वो एक्चुअल ब्रीच है या एंटिसिपेटरी ब्रीच है। और तुमको बोलेगा व्हाट इज द कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल टू द एग्रीव पार्टी। अगर एग्रीव पार्टी है और एंटिसिपेटरी ब्रीच है तो उसके पास 2 ऑप्शन है, आइदर ही कैन ट्रीट दैट एज एंटिसिपेटरी ब्रीच और ही कैन वेट। तुमको ऐसे जज करके बोलना पड़ेगा। अगर वो वेट करता है तो सामने वाला के पास क्या होगा, वेट करता है तो वो नहीं परफॉर्म करे तो वो एक्चुअल ब्रीच हो जाएगा, अगर वो एक्चुअल डे पे नहीं करे। और अगर वो रिकंसिडर करके कर दे तो देयर इज नो ब्रीच एंड देयर कैन बी अ केस ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी इफ ही वेट्स, यस और नो। इन दैट केस ही इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ रेमेडीज, यस और नो। अच्छा, दूसरा क्या पूछता, व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सूट फॉर डैमेजेस पहला। दूसरा, आप रेसेंड कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, आप तोड़ सकते हैं, आप बोलेंगे तुमने परफॉर्म नहीं किया है तो अब मैं भी नहीं करूंगा, तो सिचुएशन में यू कैन रेसेंड द कॉन्ट्रैक्ट। तो सेकंड इज रेसेंड। तीसरा, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, किसी किसी केस में कोर्ट बोल देता है कि तुमको ये काम करके ही देना पड़ेगा। अब तुम कोई घर खरीदे हो, अब वो तुमको घर नहीं दे रहा है, तो उस सिचुएशन में तुमको तो घर चाहिए ना, पैसा इज नॉट द बेसिकली। जब लगता है कि compensation or damage in monetary terms is not adequate, it will cause hardship on the aggrieved party, the court may order for specific performance। सामने वाले को बोल सकता है कि भाई तुमको परफॉर्म करना पड़ेगा। अब तुमने ट्रेन का टिकट बनाया, तुमको यहाँ से उड़ीसा जाना है। अब तुम जब टिकट बनवाए, अब ट्रेन वाला बोल दिया हम तो तुमको नहीं लेके जाए, ये लो तुम अपना पैसा ले लो, तो क्या तुम पटरी पे खुद चल के जाएगा? हाँ, और तो पॉसिबल नहीं है तुम्हारे लिए, तुमको तो ट्रेन चाहिए। तब उस सिचुएशन में सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कि भाई आपको तो लेके ही जाना, मोनोपोली है भाई, सामने वाले के पास ही वो प्रोडक्ट है, तो वहां पे डैमेज से कुछ नहीं हो सकता ना। पैसा कितना ही ले ले, बाद में तुमको उसी के पास जाना है, फिर वो तुमसे ज्यादा पैसा ले लेगा, उस समय जितना डैमेज दे उससे ज्यादा का टिकट दे देगा। तो इसलिए क्या होता है, वहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आ जाता है। चौथा सर जी, सूट फॉर इंजंक्शन। आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं तो इंजंक्शन का मतलब क्या हुआ, रेस्ट्रेनिंग और रेस्ट्रिक्टिंग एनी पर्सन फ्रॉम कमिटिंग अ नेगेटिव एक्ट, कि तुम जो गलत करा वो तुम नहीं करेगा, जब तक डिसीजन नहीं आता तुम चुपचाप रहो, स्टे ऑर्डर लगाना एक तरीके का। देयर कैन बी अ टेम्पररी इंजंक्शन और इट कैन बी अ परमानेंट वन। सूट फॉर क्वांटम मेरिट एज मच एज अर्न्ड, जितना काम तुमने किया है उतना का तुमको हमको पैसा देना पड़ेगा, हमने जितना किया तो वो तुमको देना पड़ता है। तो क्वांटम मेरिट ये हो गया। इसका स्पेलिंग याद रखना, MERUIT है मेरिट, ये गलत हो जाता बच्चे का, हड़बड़ी में वो क्वांटम सही लिखता है, क्वांटम क्योंकि सेम है, मेरिट को MERIT लिख देता है, MERUIT है, ये ध्यान रखना। समझ गए चीज को, क्लियर है? बीच में यू आ जाता है। अब आते हैं सूट फॉर डैमेजेस। इसमें आइए, डैमेज के लिए जब सूट का बात होता है तो इसमें सबसे पहला चीज आता है, 2 टाइप का डैमेज होता है। ये 2 टाइप का जो डैमेज होता है इसको ढंग से समझना। एक होता है ऑर्डिनरी डैमेज, हम तुमसे ढंग से बात कर रहे हैं, हम लोग इस चीज को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग डील कर लेते हैं। डैमेज का मतलब क्या होता है कि जो बंदा गलत किया है उसके गलत करने के चलते से वो बंदा बोला हम तो परफॉर्म नहीं करेंगे, उसके परफॉर्म नहीं करने से मेरे को कुछ नुकसान होता है एग्रीव पार्टी को, वो जो नुकसान होता है उसका भरपाई आपको करना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं डैमेज। जो भरपाई होता है उसको सर जी हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंपेंसेशन, यू पे मी द कंपेंसेशन फॉर दैट। अब यहाँ पे डैमेजेस को जब आपको पेमेंट करने का बात आता है तो डैमेजेस पहले से प्रीफिक्स भी हो सकते हैं, हम लोग पहले से डिसाइड कर सकते हैं कि अगर कोई भी बंदा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो वो 5 लाख रुपया देगा, तो ऑलरेडी डिसाइडेड है उतना आपको देना है।
कई बार डैमेजेस का अमाउंट इतना हाई होता है, रखा जाता है जानबूझ के कि कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, हमको लगता है कि भाई इसमें अगर कुछ भी इधर उधर हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो हम लोग डैमेजेस का अमाउंट बहुत हाई रख देते हैं। तो उस डैमेज को हम लोग बेसिकली पेनल्टी बोलते हैं, व्हेन इट इज डिसप्रोपोर्शनेट, और बहुत बड़े लेवल पे प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं टूटे, तो पेनल्टी हो जाती है। 50 लाख रुपया डैमेज लगेगा, आपको देना पड़ेगा 50 लाख रुपया। अब इतना बड़ा अमाउंट है तो आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के पहले 100 बार सोचेंगे, आप तोड़ेंगे ही नहीं। तो वहां पे वो क्या हो जाता है सर जी, पेनल्टी का रूप ले लेती है। अब जनरल डैमेजेस और ऑर्डिनरी डैमेजेस होते हैं, हम लोग सब में आएंगे एक एक करके, डोंट वरी अबाउट इट। जनरल और ऑर्डिनरी डैमेजेस का मतलब जितना आपका नुकसान हुआ आप उतना क्लेम करते हो। भाई आपने हमारी गाड़ी की हेडलाइट तोड़ दी, हेडलाइट का सर जी 2,000 रुपया लगा, तो आप हमको 2,000 रुपया दे दीजिए। दैट इज जनरल और ऑर्डिनरी डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस तभी होता है जब आपने सामने वाले को पहले से बता दिया है कि कुछ स्पेशल सिचुएशंस है, हम इसके चलते आपके पास कॉन्ट्रैक्ट में आए, और अगर आप कल को कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं तो मेरे को दूसरे को भी कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा, तो वो जो होगा वो भी मैं आपसे ही लूंगा। सर क्या है ऐसा, आप सपोज करो मेरे को किसी को 100 kg शुगर सप्लाई करना, बात हुआ है सामने वाले को, और हमने तुमसे शुगर लेना है और उसको देना है, तो हमने तुमको बोला कि भाई हम तुमसे 20 रुपए में लेंगे 100 kg, इसको हम 22 में बेचेंगे, और हम तुमको पहले ही बोलते हैं भाई तुम हमको दे देना, तो हम उसको 22 में बेचेंगे, तो मेरे को 2 रुपए का प्रॉफिट होगा। यस और नो? अब तुम अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हो तो मेरे को जो नुकसान होगा ये तो होगा ही, साथ में जो 2 रुपए का कमाई हो सकता है वो भी होगा। यस और नो? तो ये स्पेशल डैमेज तभी आप क्लेम कर सकते हैं जब आप सामने वाले को बता चुके हैं कि ऐसा है, ये सिचुएशन है कि अगर आप इस जगह कुछ गलत किए तो सर आपको बियर करना पड़ेगा। तो वहां पे वो क्या हो जाता है सर, स्पेशल डैमेज का रूप ले लेता है। फिर आता है विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेज। ये सिर्फ 2 ही सिचुएशन में होता है। व्हेन पहला, जब आप सामने वाले मैरिज के लिए ना कर देते हो, हाँ करके, तो सामने वाले की इज्जत जाती है। यस और नो? तो व्हेन अ पर्सन बेसिकली रिजेक्ट्स टू मैरी समवन whom he has already promised to marry। अब एक लड़का का एक लड़की के साथ शादी हो रहा है, और शादी के दिन लड़का लड़की को मना कर देता है कि हम शादी नहीं करेंगे, तो लड़की वालों के इमेज पे बहुत बड़े लेवल पे इम्पैक्ट आता है। यस और नो? तो उनको जो नुकसान हुआ शादी का कार्ड का और भवन का और जो सेरेमनी से रिलेटेड उन्होंने जो खर्चे किए वो तो नुकसान हुआ, वो तो वो क्लेम करेंगे, उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डैमेज। लेकिन जो उनके फीलिंग्स के ऊपर इम्पैक्ट आया, उनके सोसाइटी पे एक स्टेटस पे जो इम्पैक्ट आया, उसका जो डैमेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं एग्जेम्पलरी और विंडिक्टिव डैमेज। जब आप किसी के रेपुटेशन, लॉस ऑफ रेपुटेशन पे जब इम्पैक्ट आता है, मान हानि का दावा, तुम लोग सुनते नहीं हो कई बार न्यूज में, ये नेता उस नेता के ऊपर मान हानि का दावा कर दिया, तो उसको अपने क्या बोलते हैं सर, एग्जेम्पलरी डैमेज बोलते हैं। समझ में आता है ये चीज, क्लियर होता है पक्का सर, कोई दिक्कत इसके अंदर में? तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, एग्जेम्पलरी और विंडिक्टिव डैमेज। सर दूसरा सिचुएशन जिसमें ये लिया जा सकता है, हाँ, रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक बाय अ बैंकर। रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक का मतलब क्या होता है सर जी? अब हमने सर जी चेक काटा 10,000 रुपए का कि भाई आप निकाल लेना 10,000 रुपए का। अब बैंक में जब वो चेक गया तो मेरे अकाउंट में ऑलरेडी 15,000 रुपया, तो आराम से चेक क्लियर हो जाना चाहिए, ये सुनो। लेकिन बैंक वाले ने बाई मिस्टेक उसको डिसऑनर कर दिया, तो मार्केट में एक हल्ला हो जाएगा, मेरे को लेकर रेपुटेशन पे इम्पैक्ट आ जाएगा मेरे कि 10,000 का चेक बाउंस हो गया उसका। अब इतना बड़ा आदमी 10,000 का चेक बाउंस हो गया, तो लोगों को क्या लगेगा, इंसॉल्वेंट होने वाला है। यस और नो? अब यही 500 रुपए का चेक बाउंस हो जाए तो और बड़ा लेवल पे इम्पैक्ट आ जाए। 500 रुपया नहीं है इसके अकाउंट में, तो ये खाएगा कैसे? तो और दिमाग में हिल जाएगा लोगों के। यस और नो? तो जितना लोअर द अमाउंट ऑफ चेक, हायर द अमाउंट ऑफ डैमेज बोला जाता है। अब एक अंबानी है, उसका 10,000 करोड़ का चेक है, 5,000 करोड़ का चेक है, 500 करोड़ का चेक है, ये सब चेक अगर रॉन्गफुली डैमेज हो जाए, डिसऑनर हो जाए, तो उस सिचुएशन में 500 करोड़ हो सकता है कभी नहीं हो अकाउंट में, इट माइट बी। बट अगर उसका 500 रुपए का अगर चेक बाउंस हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा उसके ऊपर ज़्यादा। तो उस सिचुएशन में उसका जो रेपुटेशन पे इम्पैक्ट आता है, उसमें रूल है कि लोअर द अमाउंट ऑफ चेक, हायर द अमाउंट ऑफ डैमेजेस, द बैंक्स आर लायबल फॉर दैट। समझ गए चीज़ को? उनको उतना ज़्यादा डैमेज देना पड़ेगा। दैट इज व्हाट रिमोट डैमेजेस। रिमोट डैमेजेस का मतलब जो डैमेजेस बहुत दूर प्लेस में होते हैं, जिनको आप रिकवर नहीं कर सकते, इररिकवरेबल डैमेजेस बोलते हैं इसको हम लोग, रिमोट डैमेजेस। ये आपके मैट में शायद अब नहीं है, पहले होता था रिमोट डैमेजेस, विच कैन नॉट बी रिकवर्ड बिकॉज इट ऑकर्स एट ए डिस्टेंट प्लेस। अब सपोज कर तुम मेरे से एक पानी का बोतल लेके गया, टप्परवेयर का, ठीक है, लेके गया 300 रुपए का बोतल, और तुम चला गया जर्मनी, और जर्मनी में जाके तुम उस बोतल को पांव से मार मार के तोड़ रहा है, और उसका वीडियो बना के हमको भेजा, देख तेरा बोतल तोड़ दिया, तोड़ दी, तोड़ दी। अब तेरे से वो बोतल का हम 300 रुपया लेने के लिए जर्मनी आए,
सोच के देख नुकसान होगा कि नहीं। बोतल के लिए हम जर्मनी जाएं डैमेज लेने के लिए, पॉसिबल है? तो वहाँ पे सर जी क्योंकि वो इतना दूर होता है और उसको हम लोग रिकवर नहीं कर पाते, तो उसको अपने क्या बोलते हैं सर, एक तरीके से सर रिमोट डैमेजेस। क्या आप चीज़ समझ में आता है, ये चीज़ क्लियर होता है? तो दैट इज व्हाट रिमोट डैमेजेस आर ऑल अबाउट। तो ऐसे करके सर जी क्या है, बहुत सारे टाइप्स के डैमेजेस होते हैं। फिर एक होता है नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस का मतलब क्या होता है सर, जिसमें एक्चुअली हम लोगों को कोई नुकसान नहीं होता, बट दीज डैमेजेस आर इम्पोज्ड टू पुट अ मॉरल चेक ऑन द पीपल। एग्जाम्पल, आपको बोला गया कि अगर आप क्लास में लेट आएंगे तो आपके ऊपर 2 रुपया 5 रुपया फाइन लगेगा। कितना लगेगा? 5 रुपया फाइन। अब तुम्हारे लेट आने से, 5 मिनट लेट आने से, 4 मिनट लेट आने से क्या हम लोगों को कोई बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है? तो नुकसान तो तुम्हारा ही है, बट हम ये 5 रुपया अगर फाइन रख दिए तो तुमको डर रहेगा यस और नो, करेक्ट है ना? टेंशन रहेगा यस और नो। तो एक मॉरल चेक रहेगा, तुम कोशिश करोगे जितना जल्दी हो सके फटाफट पहुंचे यस और नो। तो तुम उस जगह क्या है, पंचुअल हो जाओ। तो वो हो जाता है आपका सर जी क्या, नॉमिनल डैमेज। एक्चुअली कोई नुकसान नहीं हो रहा, बट टू पुट अ मॉरल चेक ऑन द पर्सन कि वो गलत नहीं करे, इसलिए सर जी इस टाइप के डैमेजेस इंपोज होते हैं। प्रीफिक्स डैमेजेस का हम लोगों का बात हो गया। लास्ट दिया डैमेजेस फॉर डिटेरिएशन कॉज्ड बाय डिले। रिमोट को हटा के यही आया, कॉज्ड बाय डिले। अब तुम देरी से डिलीवर किए, उसके चलते हो सकता है ना कि गुड्स खराब हो गया, नुकसान हो गया, थोड़ा सा खराब डिटीरिएट हो गया, तो जितने का उसके चलते नुकसान हुआ वो हम तुमसे क्लेम करेंगे। दैट इज व्हाट डैमेजेस फॉर डिटेरिएशन कॉज्ड बाय डिले। क्लियर है ये चीज? पक्का सर? अब अपने सर क्या है, इंस्टीट्यूट जो बोला उसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करें, चीज को क्लियर करें। चलिए, कंपेंसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच होने के चलते हम आपसे कंपेंसेशन जो लेंगे उसका बात हो रहा है। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन, द पार्टी हु सफर्स बाय सच अ ब्रीच is entitled to receive from the party who has broken the contract। जिसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, जिसको नुकसान हुआ है, वो दूसरे पार्टी से जिसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, compensation for any loss or damage caused to him thereby which naturally arose in the usual course of things from such breach or which the parties knew when they made the contract to be likely टू रिजल्ट फ्रॉम द ब्रीच ऑफ इट। मतलब एक तो तुम्हारे तोड़ने के चलते जो मेरे को नुकसान हुआ, जो नॉर्मली होगा बिजनेस में, वो ऑर्डिनरी डैमेज, साथ में जो हम तुमको पहले से बता के रखे थे स्पेशल डैमेजेस। सच कंपेंसेशन इज नॉट टू बी गिवन फॉर एनी रिमोट। हमने क्या बोला, रिमोट डैमेजेस के लिए कोई कंपेंसेशन नहीं होता है। एंड इनडायरेक्ट लॉस, अब जबरदस्ती तुम इनडायरेक्टली कुछ लिंक करके लेके आएगा तो वो नहीं हो सकता। और डैमेज सस्टेन बाय रीजन ऑफ ब्रीच। समझ गए चीज को? क्लियर है? पक्का सर? कंपेंसेशन फॉर फेलियर टू डिस्चार्ज ऑब्लिगेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। कंपेंसेशन फॉर फेलियर टू डिस्चार्ज ऑब्लिगेशन, जो तुम्हारा दायित्व था, रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होने से तुम्हारा जो दायित्व था, तुम्हारा जो ऑब्लिगेशन था, तुम जब उसको नहीं परफॉर्म किए तो उसके लिए कंपेंसेशन। व्हेन एन obligation resembling those created by contract has been incurred and has not been discharged, तुम्हारे ऊपर कुछ काम आया था और तुम उसको परफॉर्म नहीं किए। Any person injured by the failure to discharge, जिसको इसके चलते नुकसान हुआ है तुम्हारे काम नहीं करने से, it is entitled to receive the same compensation from the party in default। समझ गए चीज को? क्लियर है? वो कंपेंसेशन रिसीव करेगा जो बंदा काम नहीं किया उससे, as if such person had contracted to discharge it and had broken this contract। मतलब समझ में आया? अब हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट में गए, उस कॉन्ट्रैक्ट में जब हम लोग गए तो उसके चलते क्या है, एक बंदे को उसमें कुछ काम करना था। अब अगर वो बंदा भी उसके चलते काम नहीं करता उस चीज को, उसका एक ऑब्लिगेशन था थर्ड पार्टी का, वो अगर उसको नहीं करता है तो उसके चलते भी नुकसान होगा हमको, यस और नो? तो तुम्हारे वो चीज नहीं करने से मेरे को अगर नुकसान हो रहा है तो भले यू आर नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, बट सिंस यू वेयर अंडर एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर पार्ट, तो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग जो नुकसान मेरे को सफर होगा, यू नीड टू पे फॉर दैट थिंग। समझ गए चीज को? क्लियर है? पक्का सर? तो सर जी बात यह है, कंपेंसेशन सिर्फ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के बीच में नहीं है, थर्ड पार्टीज भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट, explanation in estimating the loss or damage arising from breach of contract, the means which existed
of remedifying the inconvenience caused by the non-performance of the contract must be taken into account. मतलब in estimating the loss or damage, कितने का नुकसान हुआ arising from breach of contract, contract तोड़ने के चलते, the means which existed, जो था उस समय, of remedying the inconvenience caused by the non-performance of the contract must be taken into account. मतलब क्या हुआ सर, अब सपोज करो तुमको 10,000 का नुकसान हुआ, लेकिन उसके अंदर में 6,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी तुमको दे रही है, तो हम क्या पूरा 10,000 आपको देंगे? तब तो प्रॉफिट कर लेगा। तो सर जी जो चीज़ से तुमको सर जी रिकवरी हो सकता, कुछ हो सकता, वो सारा चीज़ को देखा जाएगा और उसके बेसिस पे फिर तुमसे रिकवर किया जाएगा। अब समझ गए चीज़ को, क्लियर है पक्का? तो जितना इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, बाकी बैलेंस के लिए हम लायबल होंगे। द एक्ट इन सेक्शन 73 हैज लेड डाउन द रूल्स as to how the amount of compensation is to be determined. On the breach of the contract, the party who suffers from such a breach is entitled to receive from the party who has broken the contract compensation for any or loss or damage caused to him by breach. एक ही बात है, compensation can be claimed for any loss or damage which naturally arises in the usual course of events. ये हो गया ordinary. A compensation can also be claimed for any loss or damage which the party knew when they entered into the contract as likely to result from the breach. जो पहले से वो बता चुका है कि मेरे को उधर भी नुकसान होगा, तो वो स्पेशल हो गया। बताना लेकिन जरूरी है, और अगर वो उस लॉस को कम कर सकता था तो उसको ये कोशिश करना पड़ेगा कि वो वाला लॉस कम हो, तो जो बाकी लॉस होगा वो हम उसको देंगे। That is to say, special damage can be claimed only on a previous notice. Very important thing. ये एग्जाम में केस लॉ में बहुत बार आता है, जिसके अंदर में तुमको ये दिया रहता है कि ऐसा हुआ है और पहले से पता नहीं था, तो क्या वो स्पेशल डैमेज क्लेम कर सकता? नहीं सर। और पहले से अगर बता चुका था तो वो क्लेम कर सकता, तुमको ये लिखना पड़ता है। बट द पार्टी सफरिंग फ्रॉम द ब्रीच इज बाउंड टू टेक रीजनेबल स्टेप्स टू मिनिमाइज द लॉस। समझ गए चीज को? आप ये नहीं है कि अब आप देख लिए वो तो गलत कर दिया, आप तो जा, हम तो पूरा पैसा तेरे से क्लेम कर लेंगे, नहीं। तुम अपने तरफ से एक प्रॉपर बंदा जो रीजनेबल स्टेप्स लेता वो तुम जरूर लोगे, जिससे कि तुम्हारा लॉस मिनिमाइज हो सके। समझ गए चीज को? रेमेडी बाय वे ऑफ डैमेजेस और काइंड ऑफ डैमेजेस। रेमेडी बाय वे ऑफ डैमेज इज द मोस्ट कॉमन रेमेडी अवेलेबल टू द इंजर्ड पार्टी। वो पैसा मांग लेगा, सीओयू करने के लिए उतना नहीं जाता, क्योंकि कोर्ट तक जाएंगे तो वो यार परेशान हो जाएंगे। दिस एंटाइटल्स द इंजर्ड पार्टी टू रिकवर कंपेंसेशन फॉर द लॉस सफर्ड बाय इट ड्यू टू द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द पार्टी हु कॉजेज द ब्रीच। Section 73 to 75 of the Contract Act incorporate the provisions in this regard. The damages which may be awarded to the injured party may be of the following kinds. एक एक करके: general and ordinary, special, vindictive or exemplary, nominal. Then you've got damages for deterioration caused by delay and prefixed damages. Everything we have done, yes or no. Ordinary damages: when a contract has been broken, the party who suffers by such breach is entitled to receive from the party who has broken the contract, yes or no, compensation for any loss or damage caused to him thereby, which naturally arose in the usual course of things from such breach, जो normally होगा, or which the parties know when they made the contract to be likely to be result from the breach of contract. Such compensation is not to be given for any remote and indirect loss or damages sustained by reasons of the ब्रीच। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? आगे हेडली वर्सेस बेक्सेंडेल फैक्ट्स। द क्रैंकशाफ्ट ऑफ पीस फ्लोर मिल हैड ब्रोकन, टूट गया फ्लोर मिल का। ही गिव्स इट टू डी, अ कॉमन कैरियर, हु प्रॉमिस टू डिलीवर इट टू द फाउंड्री, जो उसको ठीक करेगा, इन 2 days, वेयर द न्यू शाफ्ट वाज टू बी मेड। द मिल स्टॉप्ड वर्किंग, बंद हो गया, टूट गया था वो। D delayed the delivery of the crankshaft, so the mill remained idle for another 5 days. इसके चलते 5 दिन और बंद रहा। P received the repaired crankshaft 7 days later than he would have otherwise received. उसको तो मिल सकता था। Consequently, P sued D को दिया था, वो ले जाने में लेट कर दिया, for damages not only for the delay in delivering the broken part but also for loss of profit suffered by the mill for not having been worked. The court, ये count नहीं होगा, the court होगा, the court held that P was entitled only to ordinary damages and D was not liable for loss of profits because the only information given by P to D was that the article to be carried was broken shaft of a mill
एंड इट वॉज नॉट मेड नोन टू दैम दैट द डिले वुड रिजल्ट इन लॉस ऑफ प्रॉफिट्स। अगर वो पहले बता देता, अब समझ गए ना, सिर्फ ऑर्डिनरी ले सकता है, स्पेशल नहीं ले सकता। अगर वो पहले बता देता कि भाई मेरे को तुम लेट करेगा तो ये नुकसान होगा और फिर हम वो तुमसे लेंगे, तब उस सिचुएशन में वो बंदा स्पेशल के लिए भी लायबल हो जाता। आगे एग्जाम्पल 4, ए एग्रीज टू सेल टू बी बैग्स ऑफ राइस एट 5000 पर बैग, डिलीवरी टू बी गिवन आफ्टर 2 months। ठीक है, ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी द प्राइस ऑफ राइस गोज अप टू ₹5,500 पर बैग। अब उसका दाम 5,500 हो गया। ए रिफ्यूजेस टू डिलीवर द बैग्स टू बी, बोला हाँ हम नहीं देगा अब तुमको, क्योंकि तुम 5,000 में किया था, अभी 5,500 है, तो तुम्हारा गलती है, हम क्या कर लेंगे, गिर जाता तो तुम क्या हमको ज़्यादा दे देता है। बी कैन क्लेम अ लॉस ऑफ 500 एज ऑर्डिनरी डैमेजेस, यस और नो, अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रीच। करेक्ट है, तो वो तो डायरेक्टली बोल देगा कि हमको दे 500 रुपये, क्योंकि अब हमको बाहर से खरीदना पड़ेगा। और यहाँ पे सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राइस एक ऐसा कमोडिटी है जो सबके पास है, तो तुम किसी से भी खरीद सकते हो, लेकिन मार्केट में अब दाम कितना हो गया, 5,500। तो तुम्हारा तो 5,000 में डील हुआ हुआ था, तो एक्स्ट्रा कितना लगेगा, 500। वो 500 रुपये आप उससे रिकवर कर सकते हैं। समझ गए चीज़ को? क्लियर है पक्का सर? ये ऑर्डिनरी डैमेज हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत इसके अंदर में? श्योर। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद बोला स्पेशल डैमेजेस, बात हुआ है where a party to a contract receives a notice of special circumstances affecting the contract, he will be liable not only for damages arising naturally and directly from the breach but also for special damages। अब समझ गए ना चीज को? अब आएगा इसमें सेम वही चीज होने वाला, हमको पता है। A delivered a machine to B, a common carrier, to be conveyed to A's mill without delay। समझ गए ना चीज को? Without delay, A also informed B that his mill was stopped for want of the machine। भाई मशीन नहीं है इसलिए मिल बंद है। B unreasonably delayed the delivery of the machine and in consequence A lost a profitable contract with the government। yes or no? correct है, ये तो गलत हो गया उसके साथ। In this case A is entitled to receive from B by way of compensation the average amount of profit which would have been made by running the mill during the period of delay, but he cannot recover the loss sustained due to the loss of the government contract, as A's contract with the government was not brought to the notice of B। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बी वाला भी गवर्नमेंट वाला भी बता देता बी को, तो वो उस चीज को, अब वो विदाउट डिले बोल दिया था कि भाई बंद है, तो उसके चलते जो नुकसान हुआ तुम उसमें जो क्या और बंद रहा, उसके लिए तुम लायबल है, क्योंकि हम तेरे को पहले ही बता दिए थे। लेकिन मेरा गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट का काम होने वाला है, ये हम तेरे को बताए नहीं थे। क्योंकि ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसे तो फिर हर आदमी जब भी कुछ गलत होगा ना 10 तो चीज बोल देगा, मेरा इससे ये बात था, मेरा उससे वो बात था, ऐसा था वैसा था, हमको दे भाई 10 करोड़ रुपया दे दे, गलत किया तुम हमारे साथ, तो सिचुएशन में तो गलत हो जाएगा ना चीज। अनरीजनेबल बेनिफिट नहीं दे सकते हम आपको, दैट इज विंडिक्टिव और एग्जाम्पलरी डैमेजेस। आइए सर ये क्या बोलता है, दीज डैमेजेस में बी अवॉर्डेड ओनली इन 2 cases। पहला, फॉर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी बिकॉज इट कॉजेज इंजरी टू हिज और हर फीलिंग, तुमने जो अपमान किया। फॉर wrongful dishonor by a banker of his customer's check, because in this case the injury due to wrongful dishonor of the drawer of the check is so heavy that it causes the loss of credit and reputation to market में इज्जत पूरा खराब। A businessman whose credit has suffered will get exemplary damages even if he has sustained no pecuniary loss। भले उसको कोई नुकसान नहीं हुआ बट वो फिर भी exemplary damage रिकवर करेगा। But a non-trader cannot get heavy damages in the like circumstances unless the damage are alleged and proved as special damages। जो बंदा बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं है तो उसका मार्केट में कोई रेपुटेशन तो होगा नहीं वैसा, तो वो सर जी उसको नहीं कर सकता until unless he proved कि there was a special situation जिसके चलते मेरा बहुत बड़े लेवल पे इम्पैक्ट हुआ है चीज पे, तो अलग चीज है। समझ गए अब चीज को? क्लियर है? तो ये याद रखना इसके अंदर। बट नॉन ट्रेडर वाला, अगर हम इंस्टीट्यूट की जगह होंगे तो एक नॉन ट्रेडर का सम दे देंगे और तुमको तुरंत लगेगा एग्जाम्पलरी डैमेज लिया जा सकता है, बट नहीं लिया जा सकता उस सिचुएशन में। आप समझ गए चीज को? आगे बात करो। नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस आर अवॉर्डेड वेयर द प्लेंटिफ हैज प्रूव्ड देयर हैज बीन अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट ही हैज नॉट इन फैक्ट सफर्ड एनी रियल डैमेज, कोई नुकसान हुआ नहीं। इट इज अवॉर्डेड जस्ट टू एस्टेब्लिश द राइट ऑफ डिक्री फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तुमने गलत किया इसलिए कोर्ट का ऑर्डर है कि भाई तुमको ये करना। द अमाउंट में बी अ रुपी और इवन 10 पैसा, वो छोटा अमाउंट है। समझ गए चीज को? क्लियर है? डैमेजेस फॉर डिटेरिएशन कॉस्ट बाय डिले हो गया, इसके चलते जो नुकसान हुआ वो। इन दिस केस ऑफ डिटेरिएशन कॉस्ट टू द गुड्स बाय डिले,
डैमेजेस कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द कैरियर इवन विदाउट नोटिस। कुछ बोलने का दरकार नहीं, आप उससे ले सकते हैं। द वर्ड डिटेरिएशन नॉट ओनली इम्प्लाइज फिजिकल डैमेज टू द गुड्स बट इट मे ऑल्सो मीन लॉस ऑफ स्पेशल अपॉर्चुनिटी फॉर सेल। अब तुम लेट से आया तो हमारा कस्टमर चला गया तो हम उसको बेच नहीं पाए, तो तुम्हारे चलते मेरा ये भी नुकसान हो गया। तो इसलिए वो भी बोला इट मे ऑल्सो मीन लॉस ऑफ स्पेशल अपॉर्चुनिटी फॉर सेल। समझ गए चीज को। अब आइए प्री फिक्स्ड डैमेजेस। समटाइम्स पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेट, स्टिपुलेट का मतलब स्पेसिफाई कर सकता है, कंडीशन रख सकता है, एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन दैट ऑन अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एनी ऑफ देम अ सर्टेन अमाउंट विल बी पेएबल एज डैमेज। समझ गए, इतना रुपया देना ही पड़ेगा। इट मे अमाउंट टू इधर लिक्विडेटेड डैमेजेस, अ रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ द लाइकली लॉस इन द केस ऑफ ब्रीच। लिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है जो पहले से पता रहता है, स्पेसिफाइड रहता है, इतना का ही नुकसान होगा, उसको अपने क्या बोलते हैं, लिक्विडेटेड। और जो पहले से पता नहीं रहता उसको हम लोग बोलते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। और ए पेनल्टी एन अमाउंट आर्बिट्रली फिक्स्ड एज द डैमेजेस पेएबल। अब समझ गए चीज को। एक हुआ जितने का एक्चुअल नुकसान हो सकता है उसका एस्टिमेट लेके रख दिए, वो हो गया लिक्विडेटेड डैमेजेस प्री फिक्स्ड। और पेनल्टी आर्बिट्री फिक्स कर दिया। अब इस सिचुएशन में सेक्शन 74 प्रोवाइड्स दैट इफ अ सम इज नेम्ड in a contract as the amount to be paid in case of a breach, the aggrieved party is entitled to receive from the party at fault a reasonable compensation not exceeding the amount so named। जितना बोला है उतना ही मिल सकता है मैक्सिमम। तो आपने पहले ही बोल दिया इतना रुपया तो उतना ही लेंगे। अब सर आइए, if the penalty provided by the contract is ₹1 lakh, एग्जाम्पल है, and the actual loss because of breach is ₹70,000, in that case only 70,000 shall be available as damages. That is the amount of actual loss and not the amount stipulated. But if the loss is say 1,50,000, then only 1 lakh shall be recoverable, क्योंकि हम लोग फिक्स कर दिए थे कि इतना का ही होगा, तो भाई फिर उतना ही आप देंगे। नहीं तो दूसरा पार्टी क्या करेगा, बढ़ाते जाएगा लॉस कि अब तो उससे ले लेंगे, तो गलत किया है। तो वो चीज एक्स प्रोमिस्ड बाई अ प्रिस्ट टू पे 10,000 एज चैरिटी। अब चैरिटी का बात हो रहा है, देखो इसे नो कंसल्टेशन है तो नो कॉन्ट्रैक्ट होता है, अभी पढ़ते हैं। The priest on X promise incurred certain liabilities। अल्लाह, अब तो ये उसके प्रॉमिस पे वादा, कुछ लाइबिलिटी खरीद लिया, कुछ हवन हवन करवाएगा। टुवर्ड्स द रिपेयरिंग ऑफ द टेम्पल टू द एक्सटेंट ऑफ ₹7,500। अब वो ये सब चीज में चला गया कि भाई तुम 10,000 बोला था, तो हम बोले ठीक है करवा लेते हैं, मंदिर अच्छा हो जाएगा। अब उस सिचुएशन में अगर वो मना करता है तो वो प्रिस्ट कितना ले सकता है, ₹7,500 रिकवर कर सकता है, यस और नो। तो वाई द प्रिस्ट कैन रिकवर फ्रॉम X ₹7,500। क्या आप चीज समझ में आ रहा है, क्लियर है ये चीज, पक्का सर, कोई दिक्कत इसके अंदर में। ये हमारा सर हो गया डैमेजेस। अब हम लोग पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस में क्या डिफरेंस है उसके ऊपर बात करेंगे। पहले आप हम चाहते हैं यहाँ तक एक बार गो थ्रू हो जाओ, जिससे क्या तुमको ये चीज सेटल हो जाएगा ना, तो फिर ज्यादा इजी होगा आगे। नो सर, पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस बात करते हैं। आइए, अब ये क्या बोलता है, हमने पहले भी बात किया, लिक्विडेटेड डैमेजेस जो पहले से फिक्स रहता है उसको बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। अब पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस में इंडियन लॉ में तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इंग्लिश लॉ में डिफरेंस होता है। डिफरेंस है क्या एक्चुअली, लेकिन पेनल्टी का अमाउंट बहुत बड़ा होता है, डैमेजेस का अमाउंट छोटा होता है। डैमेजेस उस अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है जो एक एस्टिमेटेड लॉस होता है, पेनल्टी एस्टिमेटेड लॉस से बहुत बड़ा होता है। डैमेजेस बोल दिया जाता है कि भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ोगे तो 10,000 रुपया देना है, और जिस दिन टूटेगा उसी दिन 10,000, और अगर आप एक दिन भी डिले किए तो आपको 20,000 और देना होगा। ये जो एक दिन डिले करके 10,000 तुम दोगे, उसके चलते क्या बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन फिर भी इसको सर्जी किया जाता है, क्यों, क्योंकि सामने वाला डरा रहा है। तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट जो बोल दिया ना, वो पेनल्टी है। ये क्यों इम्पोज किया जाता है, क्योंकि सामने वाले पार्टी के ऊपर हमको एक प्रेशर क्रिएट करना है। वो प्रेशर जो क्रिएट होता है ना, उसको अपने क्या बोलते हैं सर जी, कि भाई वो किसी भी हालत में कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़े, तो वो पेनल्टी का रूप ले लेती है। अब समझे चीज को, चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करें। द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड बिफोर हैंड, पहले से बोल दे, द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन पेबल इन केस ऑफ फेलियर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया तो इन सच केसेस द क्वेश्चन अराइजेस वेदर द कोर्ट्स विल एक्सेप्ट दिस फिगर एज द मेजर ऑफ डैमेज। भाई कोर्ट एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। अब तुम इतना बड़ा अमाउंट लिख दे के सामने वाला इंसॉल्वेंट ही हो जाएगा, तो कोर्ट खुद बोलेगा ना इट इज कॉजिंग अ हार्डशिप, तो वहां पे कोर्ट फिर इंटरफेयर कर सकता है। इंग्लिश लॉ,
According to the English law, the sum so fixed in the contract may be interpreted either as liquidated damages or as penalty. If the sum fixed in the contract represents a genuine pre-estimate by the parties of the loss, genuine pre-estimate है कि भाई कितना नुकसान हो सकता था, उसका एक genuinely हम लोग फिगर निकालें, which would be caused by failure by a future breach of the contract. फ्यूचर में अगर ब्रीच हुआ तो it is liquidated damages. It is an assessment of the amount which in the option of the parties will compensate for the breach. वो estimate है, दोनों पार्टी मिलकर रखता है कि भाई इतना का नुकसान हो सकता है, तो भाई अपने तो जो गलत करेगा वो उसको पेमेंट करेगा. आगे, सर such a clause is effective and the amount is recoverable, but where the sum fixed in the contract is unreasonable, बहुत ज्यादा है, and is used to force the other party to perform the contract, वो आपको फोर्स करता है कि तेरे को तो करना ही पड़ेगा, it is called penalty. Such a clause of disregarded and the injured party cannot recover more than the actual loss. तो ये जो चीज है, इस चीज को हम लोग डिसरिगार्ड कर देते हैं कि भाई तुम इतना बड़ा अमाउंट कैसे रख सकता है, गलत है. तो वही वाला चीज देखो, एक नॉर्मल रूल था, अभी अपने जो क्वेश्चन किए थे, ये देखो ये वाला पार्ट, आपने 1 लाख रखा लेकिन नुकसान 70,000 ही हो, तो 70 ही ले सकते थे. तो वही वाला बात है, उसने भी यही बोला कि जितने का नुकसान हुआ आप उतना ही ले सकते हैं, मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं ले सकते. इंडियन लॉ, आइए इसके ऊपर बात करिए. इंडियन लॉ मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस. The courts in India award only a reasonable compensation, not exceeding the sum so mentioned in the contract. Maximum उतना ही. Section 74 of the Contract Act lays down if the parties have fixed what the damages will be, the courts will never allow more. पहले से अगर डिसाइडेड है तो जितना लिखा हुआ था उतना ही अलाउ करेगा, बट द कोर्ट में अलाउ लेस. अगर खर्चा कम हुआ है तो कम ही अलाउ करेगा. A decree is to be passed only for reasonable compensation not exceeding the sum named by the party. जितना वो लोग लिखा है उतना ही मैक्सिमम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता. Thus, Section 74 entitles a person complaining of breach of contract to get reasonable compensation and does not entitle him to realize anything by way of penalty. तो अपना फायदा नहीं उठा सकता. Unjust enrichment is not possible. That is what. Exception, where any person gives any bond to the central or state government for the performance of any public duty. अब तुम्हारा public duty था, or act in which the public are interested. Public, general public जहाँ involve हो जाता है वहाँ खेला हो जाता है. On breach of the condition of any such instrument, he shall be liable to pay the whole sum mentioned therein. वहाँ पे फिर आपको पूरा पैसा देना पड़ सकता है क्योंकि जनरल पब्लिक इन्वॉल्व हो गया और पब्लिक ड्यूटी है आपकी, तो वहां पे सर ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी, ढंग से पढ़ेंगे अब एग्जांपल्स को. दैट इफ ए प्रैक्टिसेस एज अ सर्जन इन कोलकाता, ही विल पे बी ₹50,000. ए प्रैक्टिसेस एज अ सर्जन एट कोलकाता, बी इज एंटाइटल्ड टू सच कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग 50,000 एज द कोर्ट कंसिडर्स रीजनेबल. यस और नो. मैक्सिमम कितना मिलेगा? 50 ही मिलेगा. जितना कोर्ट रीजनेबल करेगा उतना ही मैक्सिमम हो सकता है, 50,000 के ऊपर नहीं जा सकते. ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी, सॉरी एग्जांपल 9. ए बोरोज ₹10,000 फ्रॉम बी. कितना रुपया लिया बी से? 10,000. ए बोरोज 10,000 फ्रॉम बी, ए लिया बी से 10,000 एंड गिव्स हिम अ बॉन्ड फॉर ₹20,000 पेएबल बाय 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹4,000 with a stipulation that in default of payment the whole shall become due. This is a stipulation by way of penalty. Yes or no? मतलब देखो क्या बोला कि अगर वो कभी भी डिफॉल्ट किया, that in the default of payment पूरा अमाउंट ड्यू हो जाएगा. तो वो जो चीज हो गया तो ज्यादा हो गया ना. 10,000 का चीज था, अब तुमको 5 साल में 4-4 हजार करके देना. कल को अगर तुम कुछ भी गलत किया तो पूरा 20,000 रुपया पेएबल हो जाएगा. तो उस सिचुएशन में सर वो गलत है, तो इसलिए उसको अपने क्या बोलते हैं? पेनल्टी बोलते हैं. एक्स्ट्रा नुकसान मैक्सिमम कितना हो सकता है? 10,000 का ही हो सकता है. तो वही वाला बात है. A undertakes to repay B a loan of ₹10,000 by 5 equal monthly installments with a stipulation that in default of payment of any installment, the whole shall become due. The stipulation is not by way of penalty and the contract may be enforced according to its terms. सोच के देखो, क्योंकि यहाँ सिर्फ 10,000 का ही ड्यू का बात हो रहा है, यहाँ ड्यू 20,000 का बात का नहीं हो रहा है, इसलिए उसको क्या मानेंगे? डैमेजेस ही मानेंगे, रीजनेबल मानेंगे. समझ गए चीज को? आगे
डिस्टिंक्शन बिटवीन लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम के लिए पूछता है. Penalty and liquidated damages have one thing in common, that both are payable on the occurrence of breach of contract. Yes or no? It is very difficult to draw a clear line of distinction between the two, but certain principles are laid down which may be helpful for us. Number one, if the sum payable is so large as to be far in excess of the probable damage on breach, it will be treated as penalty. Yes or no? जितना मैक्सिमम नुकसान हो सकता है उससे बहुत ज्यादा है तो उसको अपने क्या बोलेंगे? पेनल्टी. Where a sum is expressed to be payable on a certain date and a further sum in the event of default being made, the latter sum is penalty. जो डिले के चलते और देना पड़ेगा वो पेनल्टी हो गया, क्योंकि सर जी वो तो सर जी अनरीजनेबल है ना, आपका एक दिन डिले हो गया उसके चलते इतना रुपया तो वो पेनल्टी हो गया. बिकॉज mere delay in payment is unlikely to cause a damage. The expression used by the parties is not final. The court must find out whether the sum fixed in the contract is in truth a penalty or liquidated damages. तो कोर्ट जज करेगा कि एक्चुअली वो पेनल्टी है कि लिक्विडेटेड डैमेजेस है. इफ द सम फिक्स्ड इज एक्स्ट्रावेगेंट और एक्सॉर्बिटेंट, बहुत ह्यूज है, सामने वाले के ऊपर बहुत बड़े लेवल पे हार्डशिप होगा, द कोर्ट विल रिगार्ड इट एज अ पेनल्टी एंड इवन इफ इट इज टर्म्ड एज लिक्विडेटेड डैमेजेस इन द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सब्सटेंस ओवर फॉर्म, तुम उसको भले ही लिक्विडेटेड डैमेज की तरह दिखा दो 50 लाख, बट कोर्ट क्या मानेगा उसको? सर जी द कोर्ट विल ट्रीट दिस अमाउंट एज पेनल्टी. समझ गए चीज को? ये चीज है, समझ गए? आपके बोलने से नहीं होगा. क्लियर है? पक्का सर? श्योर? तो ये ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट, फोर्थ, द एसेंस ऑफ अ पेनल्टी इज पेमेंट ऑफ मनी स्टिपुलेटेड एज अ टेररम of the offending party. The essence of liquidated damage is a genuine pre-estimate of the damage. वो तो pre-estimated genuine, और ये क्या है? आपके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर, टेरराइज कर देगा आपको, ये लगेगा. So that is what English law makes a distinction between liquidated damages and penalty, but no such distinction is followed in India. The courts in India must ascertain the actual loss and award the same, which amount must not however exceed the amount so fixed in the contract. That is all. The courts have not to bother about the distinction, but to award reasonable compensation not exceeding the amount so fixed. समझ गए चीज को? अब चलिए, besides claiming damages, और क्या क्या उसके पास राइट्स है उसके ऊपर बात हो रहा है. तो सूट रेसिशन कर सकता है, वो क्या कर सकता है सर जी? क्वांटम मेरिट कर सकता है, अपने इसे बात किए थे ना, इंजंक्शन के लिए अप्लाई कर सकता है. तो वो सारा चीज के ऊपर अब बात होगा. चलिए बात कर लेते हैं. सर जी, बिसाइड्स क्लेमिंग डैमेजेस एज अ रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द फॉलोइंग रेमेडीज आर आल्सो अवेलेबल. पहला, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तुमने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया, तुम बोल दिए नहीं करोगे तो अब हम भी नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया जाता है. वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन बाय वन पार्टी, द अदर पार्टी में ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेसिडेंटेड, मान लेगा कि टूट गया है और वो भी अब अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करेगा. इन सच ए केस ही इज एब्सॉल्व्ड फ्रॉम ऑल हिज ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट. अब उसको कुछ करने का दरकार नहीं है. एंड इज एंटाइटल्ड टू क्लेम कंपेंसेशन फॉर एनी डैमेजेस दैट ही माइट हैव सफर्ड. जो उसको नुकसान हुआ वो रिकवर करेगा. ए प्रोमिसेस बी टू डिलीवर 50 बैग्स ऑफ सीमेंट ऑन अ सर्टेन डे. वो बोला 50 बोरा सीमेंट पहुंचा देगा. बी एग्रीज टू पे द अमाउंट ऑन रिसिप्ट ऑफ द गुड. बोल दिया कि जैसे ही हमको मिलेगा बोरा हम तुमको पैसा दे देंगे. ए फेल टू डिलीवर द सीमेंट ऑन द अपॉइंटेड डे. नहीं दिया, सीमेंट नहीं पहुंचाया. इन दैट केस बी डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी टू पे द प्राइस. बी को फिर पेमेंट करने का दरकार नहीं है. क्या आप चीज समझ में आ गया? दिस इज व्हाट क्वांटम मेरिट, एज मच एज अर्न. तुमने जितना काम किया है उतना तुमको पेमेंट करना है. अब तुम सपोज करो कि किसी को अपने यहाँ पे काम करने के लिए रखे, नौकर को, सर्वेंट, एम्प्लॉय, वॉट एवर यू से. अब वो बंदे को तुमने 10,000 रुपया महीना पे रखा. अब बंदा आधा महीना काम किया, उसका तुम उसको बोलते भाई हमारे यहाँ काम करने का दरकार, तो तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हो, यस और नो. तुम उसको पहले निकाल रहे हो, तो वो बंदा जब जाएगा तो तुमको उसको आधा महीने का सैलरी देना होगा, यस और नो. तो वहाँ पे आपको उसको देना पड़ेगा. दिस इज क्वांटम मेरिट. लेकिन क्वांटम मेरिट हर जगह नहीं अप्लाई होता है. एज मच एज अर्न मतलब क्या हो? जितना काम किया उतना तो पैसा लोगे, लेकिन जितना काम किए हो वो डिविजिबल होना चाहिए तब जाके. अब सपोज कर तुम शेविंग करवाने गए, शेविंग कराने का 100 रुपया. अब वो बंदा तुम्हारे वो लगाया फोम, उसके बाद क्या है, हल्का सा मूंछ आधा काटा, बोला अब हम नहीं करेगा. लेकिन मूंछ इतना सा काट दिया, उसका बोला 5 रुपया तो दे दीजिए. क्या आप देंगे? नहीं, वो डिविजिबल नहीं. वहां तो सर झमेला हो जाएगा बहुत बड़ा.
तो हर कॉन्ट्रैक्ट में क्वांटम मेरिट अप्लाई नहीं हो सकता। अब हम एक पेंटर को बोले तू मेरा पिक्चर बना, हम तेरे को 1,00,000 रुपया देंगे। वो बंदा क्या क्या सफेद कागज के ऊपर 2 डॉट दे दिया, आई बना दिया हल्का सा, बोला ये लीजिए आंख तो बनाए हैं। चेहरा बनाने का 1,00,000 था, आंख का कम से कम 10,000 तो होगा, 10,000 दे दीजिए। क्या देंगे? नहीं सर, हर जगह ये पॉसिबल नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं। वेयर वन पर्सन हैज रेंडर्ड सर्विस टू अनदर इन सर्कमस्टेंसेज which indicate an understanding between them that it is to be paid for, although no particular remuneration has been fixed, the law will infer a promise to pay. अब एक कुली है, तुम्हारा सामान उठाया और तुमने उससे बात नहीं किया कितना, फिर वो तुम्हारा सामान लेके पहुंचा, तब तुम बोले भाई तो बात तो हुआ नहीं था, तो तुम उसको पैसा दोगे? यस और नो? अनरीजनेबल नहीं, लेकिन एक रीजनेबल अमाउंट तो देना पड़ेगा ना। तो जो वो काम किया उसके लिए तुमको उसको पैसा देना पड़ेगा। Quantum merit is as much as the party doing the service has deserved. जितना उसको मिलना चाहिए उसको मिलेगा, उतना तुमको देना पड़ेगा जितना उसने तुम्हारे लिए काम किया है। It covers a case where the party injured by the breach had at time of breach done part but not all of the work which he is bound to do under the contract. वो कुछ काम कर चुका है तो भाई इतना एटलीस्ट उतना तो लेगा, तो उतना आपको देना पड़ेगा। अब हम लोग ट्रेन में जब आते हैं ना, कूली चढ़ जाता पहले ही स्टेशन आते ही, अब वो उठाने लगता, हम लोग उसी में बोलते भाई नहीं 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 हम अपना ले आएंगे खुद। अब वही वो उतार के नीचे रख दिया, उसके बाद हम बोले अब कितना लेगा, बोला इतना, हम लेना हम नहीं करे। तो वो जो उतारा है पूरा काम नहीं किया, लेकिन उसके लिए वो कुछ तो मांगेगा ना। तो एक रीजनेबल आप उसको 20 रुपया 30 रुपया जो देना आप दीजिए, लेकिन उसमें आपको कुछ देना पड़ेगा। दैट इज व्हाट वी वांट टू से। आगे, इट कवर्स अ केस वेयर द पार्टी इंजर्ड बाय द ब्रीच had at time of breach done part but not all of the work which he is bound to do under the contract and seeks to be compensated for the value of work done, जितना उसने किया। For the application of this doctrine, 2 conditions must be fulfilled. It is only available if the original contract has been discharged. The claim must be brought by a party not in default. जो बंदा गलत नहीं है वो बंदा इसके लिए क्लेम कर सकता है। समझ गए चीज को? पढ़िए। The object of allowing a claim on quantum merit is to recompensate the party or person for value of work which he has done, जितना उसने काम किया। Damages are compensatory in nature while quantum merit is restitutory. Restitutory का मतलब जितना उसने काम किया। restitution याद है? restitution हम लोग पढ़ते थे। restitution का मतलब रिस्टोरेशन। भाई हर आदमी को उसके ओरिजिनल पोजीशन पे लाना, कि अगर वो काम नहीं करता तो उसने जो काम किया उसके लिए आप उसको कुछ दीजिए। It is but reasonable compensation awarded on implication of a contract to remunerate, where a person orders only 12 bottles of a whiskey from a wine merchant, but also receives 2 bottles of brandy, and the purchaser accepts them. The purchaser must pay a reasonable price for the brandy. Yes or no? जो प्राइस है ब्रांडी का उतना उसको तो देना पड़ेगा। That is what. The claim for quantum merit arises in the following cases. पढ़ते हैं। Number 1. When the agreement is discovered to be void or when a contract becomes void. अब हमने तुमको बोला कि भाई मेरा आसाम में जंगल है, काट देना, हम तेरे को 10 लाख देंगे। तुम आधा जंगल काट दिया और बाद में पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट अब परफॉर्म नहीं हो सकता बिकॉज कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज इलीगल, अब अलाउ नहीं है। तो तुम आधा काटे तो उसका पैसा लोगे कि नहीं? दिस इज क्वांटम मेरिट। अब वॉइड हो गया तो उसका पैसा दीजिए। When something is done without any intention to do so gratuitously, सामने वाला निस्वार्थ भाव से तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, वो किया है पैसे के लिए किया था, तो तुमको उसको देना तो पड़ेगा। लास्ट, where there is an express or implied contract to render services but there is no agreement as to remuneration. Where there is an express or implied contract to render services, कॉन्ट्रैक्ट है कि तुम उसको सर्विस देगा, लेकिन ये नहीं बोला हुआ है कितना रुपया देगा, तो आपको देना तो पड़ेगा क्योंकि सामने वाले से तुम सर्विस ले रहे हो। When one party abandons or refuses to perform the contract, एक आदमी अपना काम कर दिया और तुम नहीं किया, तो तुमको उसको देना पड़ेगा जितना सामने वाले ने काम किया उसका। That is what. Where a contract is divisible and the party not in default has enjoyed the benefit of the part performance. समझ गए चीज को? क्लियर है? जब कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल होता है तो जितना तुम लिए हो उतना का तो तुमको देना पड़ेगा, बेनिफिट जितना का लिए हो उतना तुमको देना पड़ेगा। When an indivisible contract for a lump sum is completely performed but badly, the person who has performed the contract can claim the lump sum but the other party can make a deduction for bad work. मतलब तुमको पूरा काम तुमने कर दिया लेकिन तुमने गलत तरीके से किया है, थोड़ा तुमने गलत किया उसके अंदर में, तो भाई जितना तुमने किया है उसमें जितना खराब काम किया उसके लिए कुछ पैसा काट के तुमको बाकी दे दिया जाएगा। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सा? एग्जाम्पल चलिए, एक्स रॉन्गफुली रिवोक्ड वाइस
हिज एजेंट ऑथोरिटी बिफोर वाई कुड कंप्लीट हिज ड्यूटी, बंदा रॉन्गफुली रिवोक कर दिया गया है, तुम काम मत करो, पहले ही हटा दिया. हेल्ड वाई कुड रिकवर एज अ क्वांटम मेरिट फॉर द वर्क ही हैड डन एंड द एक्सपेंसेस विच ही हैड इनकर्ड इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटीज एज अ एजेंट. समझ गए चीज को, क्लियर है. तो जितना उसका खर्चा लगा हुआ है वो उतना तो रिकवर करेगा, और जितना उसने काम किया उसके लिए उसका जो कमीशन बनता था वो उतना लेगा. एग्जाम्पल 13, ए एग्रीज टू डिलीवर 100 बेल्स ऑफ कॉटन टू बी at a price of rupees 1000 per bale. कितना रुपया सर? 1000 per bale. The cotton bales were to be delivered in 2 installments of 50 each. A delivered the first installment but failed to supply the second. तो उस सिचुएशन में B 50 के लिए पैसा देगा, yes और no. तो B must pay for 50 bags, और जो बाकी थोड़ा उसके लिए वो कंपनसेशन B जो लेगा वो अलग बात है, बट पेमेंट उसको 50 के लिए तो करना पड़ेगा. सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, हमने बोला था जब पैसे के टर्म्स में हार्डशिप हो जाता है तब सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आता है. वेयर डैमेजेस आर नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पैसे से नहीं हो पाएगा. द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिप्शन एट इट्स डिस्क्रिप्शन ऑन अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डायरेक्ट द पार्टीज इन ब्रीच टू कैरी आउट हिज प्रॉमिस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कोर्ट बोल सकता है कि आपको करना पड़ेगा. दैट इज व्हाट दिस इज ऑल अबाउट. लेकिन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी, जब आपकी क्वालिटी और एट्रीब्यूशन पे कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कभी भी अप्लाई नहीं करता है. अब हम तुमको पढ़ा रहे हैं, अब तुम कुछ गलत किया, हम बोले हम नहीं पढ़ाएगा. अब तुम कोर्ट में जाके केस कर दिया, बोलिए इनको पढ़ाएगा जबरदस्ती. तो अब अगर हमको कोई बोलेगा जबरदस्ती पढ़ाओ तो हम ऐसा पढ़ाएंगे कि पढ़ना बेकार हो जाएगा तुम्हारा, यस और नो. तो वहाँ पे सर जी आप नहीं फोर्स कर सकते. एक डॉक्टर है, तुम्हारा ऑपरेशन करने से मना कर दिया, अब अगर उसको बोला जाएगा जबरदस्ती ऑपरेशन करो तो मरीज ठीक होने की जगह चला जाएगा. इसलिए सर जी क्या आप उसको फोर्स नहीं कर सकते. तो जहाँ पे आपके पर्सनल क्वालिटी या एट्रीब्यूट के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है वहाँ स्पेसिफिक रिलीफ नहीं दी जा सकती. ये रूल है. आगे, सूट फॉर इंजंक्शन, जब एक पार्टी गलत कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट में तो कोर्ट ये ऑर्डर कर सकती है कि भाई आप गलत नहीं कर सकते, आपको वेट करना होगा. आप स्टे ऑर्डर दे सकती है कि जब तक मेरा डिसीजन नहीं आएगा तब तक आप गलत नहीं, सही नहीं कर रहे हैं तो गलत भी मत करिए. वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज नेगेटिंग द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, the court by issuing an injunction order restrain him from doing what he promised not to do. जो तुम नहीं करना था वो तुम कर रहा है, तो उस जगह वो तुमको बोल सकता है स्टे ऑर्डर, अब तुम वो नहीं करेगा जब तक मेरा डिसीजन नहीं आए. एंड अ फिल्म स्टार एग्री टू एक्ट एक्सक्लूसिवली फॉर अ पर्टिकुलर प्रोड्यूसर, बोला हम तुम सिर्फ तुम्हारे लिए काम करेंगे, एग्री किया था फॉर 1 year. ड्यूरिंग द ईयर शी कॉन्ट्रैक्टेड टू एक्ट फॉर सम अदर प्रोड्यूसर, तो गलत किया कि नहीं. वहां पे हेल्ड शी कुड बी रेस्ट्रेन्ड बाय एन इंजंक्शन, कोर्ट बोल सकता है तुम उसके लिए काम नहीं करोगे, दूसरे के लिए, तुम इसके लिए करो या मत करो, पहले तुम उसके लिए नहीं करोगे. दैट इज व्हाट इंजंक्शन इज ऑल अबाउट. A singer agreed with B to perform at his theater for 2 months on a condition that during that period he would not perform anywhere. तो दूसरी जगह नहीं करेगा उस 2 महीने में. अब अगर वो कहीं दूसरी जगह 2 महीने में कर रहा है तो कोर्ट बोलेगा तुम दूसरी जगह नहीं करेगा, और तुम उसके यहाँ जो नहीं कर रहा उसके लिए अलग से केस चलेगा. B could move the In this case, B could move to the court for grant of injunction restraining A from performing in other places. Yes or no? चलिए, last part. Party rightfully rescinding the contract entitled to claim compensation. A person who rightfully rescinds a contract is entitled to compensation for any damage which he has sustained through non-fulfillment of contract. समझ गए चीज को, जो नहीं करने के चलते जो नुकसान हुआ है वो क्लेम कर सकता है rightfully. A singer contracts with B, the manager of a theatre, to sing at his theatre for 2 nights in every week during the next 2 months, and B engages to pay ₹100 for each night's performance. Correct है? On the 6th night, A willfully absents herself from the theatre, and B in consequence rescinds the contract. तो तोड़ दिया कॉन्ट्रैक्ट को, बोला अब तो हम नहीं देंगे. B is entitled to claim compensation for the damage which he has sustained through the non-fulfillment of the contract. क्या चीज समझ में आता है? वो जो काम नहीं किया उसके चलते वो डैमेज क्लेम कर सकता है. क्या कोई भी डाउट अब इसके तरफ? तो आपका यहाँ पे ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, यूनिट बेसिकली. तो मेरे हिसाब से आपको चीज़ क्लियर हुआ होगा, व्हाट आई थिंक, एंड आई थिंक यू शुड रिवाइज वंस मोर. जितना तुम रीड करोगे, जब तक लॉ को खुद नहीं रीड करोगे तुम्हारा बेटर नहीं हो सकता. लॉ इज अबाउट रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स एंड बेसिकली फ्रेमिंग थिंग्स प्रॉपर्ली. टिल देन आप पढ़िए अच्छे से. वी ऑल प्रे यू ऑल पास, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू मी. थैंक यू. ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर.